Assalamu alaikum, welcome back to another video, another lecture. In this video, I'm going to show you Coulomb's law, which is the first topic of second year, its derivation, and some of its concepts through animation. So let's get started. Okay, so before moving on to the topic, let me just remind you to like and subscribe my channel. And for any questions and queries, मेरा Instagram handle आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं. वहाँ पे लाइव सेशंस भी होंगे जो कि बिल्कुल कैंडिड स्टाइल में होंगे. इतना लेक्चर एज सच जो कि यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ इस टाइप का नहीं होगा. तो कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो वो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं. सो कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं. और कूलम्स लॉ में सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास हिस्ट्री क्या है. इन 1784 एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था हमारे पास जिसने कूलम्स लॉ जो है वो डिवाइस किया था. अच्छा, कूलम्स लॉ को मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था. और सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर जो मैंने आपको बेस बताई थी जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ और ये तमाम चीजें बताई थी ताकि आपको कूलम्स लॉ पढ़ने में आसानी हो सके. तो कूलम्स लॉ को कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर हम चार्जेस को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही उन चार्जेस की. तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. और उसी रेस्ट में चार्जेस को जो है वो कूलम ने डिस्कस किया कि अगर चार्जेस रेस्ट में पड़े हुए हैं तो कोई ना कोई फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे. ओके, जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे पास चार्ज जो है वो बनता कैसे है. सो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को जो है बाउंड करके रखने वाली जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो फोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं. अगर हमारे पास किसी भी एनर्जी से एटम को तोड़ दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए इनटू इट्स पार्ट्स, तो हमारे पास इनटू जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा इस डिसोसिएशन में, दैट विल बी अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज. अब हमें ये 9th 10th से हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में साथ में पड़े हुए हैं तो उन दोनों ने कुछ इस तरीके से फोर्स लगानी है दैट विल बी ऑफ रिपेलिंग इन नेचर. और अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी आपस में पड़े हुए हैं एक साथ तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं विच इज वन ऑफ पॉजिटिव नेचर एंड अनदर ऑफ नेगेटिव नेचर, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. कूलम्स ने यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो कि चार्जेस के बिटवीन हो रही है इनको स्टडी किया एंड ही डिवाइस्ड अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ. सो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं. The force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये exact definition जो है वो बुक की है. और इसमें दो चीजें जो है वो आपको बताई जा रही हैं कि फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज की है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज की है. मैं थोड़ी देर तक इसको मजीद एलैबोरेट भी करता हूँ. उससे पहले अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें और इसमें थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन ले आए जो कि आपको सर्टेन बुक्स में मिल भी जाती है, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूं डिफाइन कर सकते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. यानी ये जो फोर्स आप बता रहे हैं जाहिर सी बात है इसकी दो नेचर है जो हमने डिस्कस किया है. या तो वो अट्रैक्शन की नेचर हो सकती है या वो रिपल्शन की नेचर हो सकती है. तो अगर आप ये वर्ड यहाँ पर इस डेफिनेशन में ऐड कर दें तो ये डेफिनेशन आपकी मजीद कंप्लीट हो जाती है. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द पॉइंट जहां पर हम डेफिनेशन में से दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नंबर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. लेट्स सपोज आपके पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं. मैं यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें सेम चार्जेस भी हैं एंड अनलाइक एक जैसे चार्जेस नहीं भी हैं. उन दोनों में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन देखते हैं. लेट्स जस्ट सपोज कि आपके पास एक चार्ज जो है Q1
जो है वो पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 आपके पास मौजूद है, और ये हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास Q1 की जो है वो मैग्नीट्यूड 5 कूलम है और Q2 की मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इसके प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी कि 5 इंटू टू दैट विल बी ऑफ 10 कूलम। ठीक है जी, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 10 कूलम के बराबर होगा। और अगर आप अब चार्ज की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, यानी अब आपके पास दोनों चार्जेस जो हैं वो 5 और 5 के हैं, 5 कूलम्स ईच चार्ज। तो अब 5 कूलम ईच चार्ज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल मेक अ मैग्नीट्यूड ऑफ 25। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 25 की लग रही है, जबकि इससे पहले जब चार्ज छोटा था तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 10 की लग रही थी। ठीक है जी, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है। अगर आप इससे पिछले वाले देखें तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो आपके पास 10 की लग रही थी, लेकिन अब जो है वो आपके पास 25 की लग रही है। सो दैट्स वाई जितना ज्यादा आप मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे चार्ज का, उतनी ज्यादा ही आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। तो हमारे पास पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरी यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, जिसको हमने पहली प्रीवियस वीडियो में इजीली समझ लिया था, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट जस्ट सपोज कि आपके पास Q1 एंड Q2 चार्जेस नेचर के अंदर पड़े हुए हैं और इनके दरमियान का फासला डिस्टेंस जो है वो आपके पास R है। अगर आप ये फासला बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होती जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये फासला कम कर देंगे तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ती जाएगी, बिकॉज दीज टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब भी हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं चार्जेस के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों को ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास दो मैग्नेट्स अवेलेबल हैं और उन दो मैग्नेट्स को आप एक साथ रख रहे हो, तो वो मैग्नेट के अगर दोनों साउथ पोल एक साथ होंगे तो वो रिपेल करेगा, दोनों नॉर्थ पोल एक साथ होंगे तो रिपेल करेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट पोल्स हमारे पास होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन की वो दो बातें कि अगर आपके पास मैग्नेट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसका मैग्नीट्यूड अच्छा है, उसकी वैल्यू अच्छी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर आप चीप क्वालिटी का मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी उतनी ही उसकी क्वालिटी लो होगी। यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी प्रूव हो जाता है कि अगर आपने दो मैग्नेट्स के दरमियान का फासला यानी डिस्टेंस r जो है उसको बढ़ाते जाएं, तो कभी भी दो मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो सकता, क्योंकि अब फासला ज़्यादा है। लेकिन अगर दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, आपके पास डिस्टेंस कम हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ जाती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू, आपके दिमाग में ये अज्यूम हो जाए कि चार्जेस आपस में एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। ऑल्दो जितने भी मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 15। ओके जी, सो वी मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन पोर्शन। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले वो कहता है कि फ्रॉम डेफिनेशन वी नो दैट, जो पहला पार्ट था कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस विच इज इक्वल टू Q1 एंड Q2। और सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वी नो दैट कि हमारे पास जब भी दो इक्वेशन यूज़ होती हैं एक डेरिवेशन में और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो उनको कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक इक्वेशन बन सके। सो बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपने दोनों को कंबाइन कर देना, विच इज़ अ मैथमेटिकल पोर्शन, वो इतना टफ नहीं। बाय कंबाइनिंग हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है और हमें इक्वेशन में इक्वल टू का साइन चाहिए होता है टू फॉर्म एन इक्वेशन। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट, अगर आप प्रीवियस बुक्स पढ़ते हैं या अगर आपको जनरली रिसर्च का शौक है तो आपको पता होगा कि कूलम्स ने सबसे पहले इसको C जो है
उसके साथ डिनोट किया था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास कैपेसिटर भी यूज़ होता है। सो सी अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यू बुक्स में न्यू टेक्निक्स में ये कांस्टेंट जो है उसकी एब्रीवेशन सी से हटाकर के कर दी गई है। सो दैट विल इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब यहाँ पर आपके पास कुछ कांस्टेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं विच इज़ 1/4 पाई, जो कि एक्सपेरिमेंटली कूलम्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन चार्जेस उसके बाद ये वैल्यू आई है। सो आपने ये वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है। इस वैल्यू को प्रूव में आप लोग नहीं जा रहे, वरना ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन को मैं आगे जाके डिफाइन करता हूँ, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी आपके पास Q1 चार्ज पड़ा हुआ है और Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, इनके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम जो है वो मौजूद है, जिस मीडियम की वजह से एक चार्ज की इलेक्ट्रिकल फोर्स दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन की लग रही होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि दैट मीडियम इज़ द परमिटिविटी। अगर ये मीडियम आपके पास जो है वैक्यूम है तो आप इसको सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, लेकिन अगर ये मीडियम आपके पास फ्री स्पेस जो है वो यूज़ होता है तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और इसके यूनिट होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ बताने की बातें नहीं है, अभी हम इन यूनिट्स को प्रूव भी करते हैं कि ये हमारे पास ये यूनिट्स जो हैं ये कैसे आए हैं। ठीक है जी। सो इस ये वैल्यू जब हम यहाँ वैल्यू के की वैल्यू में पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.987547 इंटू 10⁻⁹। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना ज़रूरी है, तो राउंड ऑफ करके जो इसकी वैल्यूज़ बुक्स में यूज़ होती है दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ एंड इनटू सम यूनिट्स। चूँकि यूनिट्स मैंने यहाँ पर भी ड्राइव नहीं किए और यहाँ पर भी ड्राइव नहीं किए, तो आइए सबसे पहले इन यूनिट्स को जो है वो देख लेते हैं कि कैसे ड्राइव करना है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन कूलम्स लॉ की आसान सी डेरिवेशन है, ये समझ में आ गई होगी। फॉर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट्स ऑफ के, जो कि वहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे अभी पिछले जो है स्लाइड में, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो उसको मैंने प्रूव भी कर दिया है। और प्लीज़ इसको मेक श्योर कि आप करेक्ट भी कर लीजिएगा। बाज़ पंजाब बुक्स में इसकी वैल्यू जो है वो ठीक नहीं दी होती, थोड़ा सा एरर होता है यूनिट्स का, तो प्लीज़ काइंडली उसको ठीक भी कर लीजिएगा। तो आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें एप्सिलॉन नॉट यूज़ हो रहा है। सो दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू में आपने फाइंड करना है एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स, तो जिसको फाइंड करना है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और एफ को जो है वो हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर आपके पास 1/4 पाई जो यूज़ हो रहा है दिस इज़ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट के आपके पास कोई यूनिट नहीं है, ये आप साथ लिखते रहिए या इसको फॉर यूनिट्स आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन नाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एफ की यूनिट्स आपके पास न्यूटन है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चार्जेस के यूनिट आपके पास कूलम होते हैं, यहाँ पे दो चार्जेस अवेलेबल हैं, तो 1 कूलम इंटू अनदर कूलम दैट विल बी इक्वल टू कूलम स्क्वायर। डिस्टेंस के यूनिट आपके पास मीटर होते हैं, यहाँ पर उसका स्क्वायर है तो दैट विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इसको एक लाइन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो तमाम यूनिट्स जो नीचे की तरफ उनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर ड्राइव हो गए। अब हम जाते हैं जी यूनिट्स ऑफ के, यानी कि कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करना। यहाँ पर कांस्टेंट के देखें, क्योंकि कांस्टेंट की एक इक्वेशन हमारे पास यूज़ हो रही है और उस इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल है विच इज़ एप्सिलॉन नॉट। सो अगर वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो गया और उसके यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास के भी कोई इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं वो यहाँ पे ज़रूर निकलेंगे। सो के की इक्वेशन आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल है जिसके यूनिट्स हम लोगों ने अभी निकालनी है। अगर इसको हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएं, ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी पावर जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। आप इसके यूनिट्स जो हैं वो पुट करें जो आपने यहाँ से ड्राइव किए हैं
और इसकी पावर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको रीअरेंज करके जिस तरीके से मुझे अपने स्कूल कॉलेज लेवल से याद है तो उसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इसी चीज़ का इन्वर्स जो है वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है, एंड इफ वन यूनिट इज फाइंड फ्रॉम द डेरिवेशन, दूसरे यूनिट्स निकालने को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखें आपने ये टॉपिक 10th में भी पढ़ा ही, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन सेकेंड ईयर में इसका क्या डायमेंशन डिफरेंट है कि यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ के आ चुके होते हैं जिसमें आपने वेक्टर और स्केलर पढ़ा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फोर्स यूज़ हो रही है विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर उसकी वेक्टर फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और यही वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कूलम्स लॉ को डिस्क्रिमिनेट करती है फ्रॉम 10th और इन सेकेंड ईयर। तो देखिए एक जनरल मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा है कि वेक्टर हमारे पास होता क्या है। वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है फिज़िक्स की जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और डायरेक्शन भी मौजूद है। फॉर मैग्नीट्यूड मैंने एक वेक्टर को, सिंपल ए वेक्टर को ए से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको यूनिट वेक्टर ए कैप से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। फॉर इंस्टेंस आप इसको दो पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी इसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब देखिए कि अगर आपके पास नेचर में दो चार्जेस अवेलेबल हैं, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ली हैं। नंबर वन इज Q1 एंड अनदर इज Q2 एंड दे आर ऑफ सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर हमारे पास Q1 की मैग्नीट्यूड बड़ी है Q2 से, और Q1 जो है फॉर एन इंस्टेंट फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर, तो वेक्टरली मैंने उसकी डायरेक्शन भी शो की हुई है फोर्स की। ठीक है जी। और ये तमाम चीज़ अगर आप कार्टेशियन प्लेन में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आपको उसका यूनिट वेक्टर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं फोर्स जो है वो यहाँ से मिटा के ऊपर लिखता हूँ। सो देखिए अगर आपके पास Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप पहले लिखेंगे, और जो एक्सर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू आप बाद में लिखेंगे। सो दिस फोर्स इज F21। ठीक है जी। इसको इसी नोटेशन में यूज़ किया गया है आपकी बुक्स में भी, और इसी तरीके से लिखना ही इसकी करेक्ट फॉर्म है। सिमिलरली अगर आपके पास Q2 Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इस फोर्स को आप लिखते हैं जिसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है उसका नंबर पहले, और जो एक्सर्ट कर रहा है उसका नंबर बाद में। दैट वन टू रिप्रेजेंट के Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, और कौन लगा रहा है? Q2 फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स तो लिख ली है, लेकिन इसके यूनिट वेक्टर भी लिखना ज़रूरी है। तो अगर ये तमाम चीज़ कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास डिस्कस हो रही होती तो इसके यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को R से। सिमिलरली यहाँ के भी पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी R कैप और इसको भी R कैप। चूँकि यहाँ पर Q2 के ऊपर फोर्स लग रही थी Q1 की वजह से, तो इसको भी हम लिखेंगे R21, और यहाँ पर Q1 के ऊपर फोर्स लग रही थी Q2 की तरफ से, तो इसको हम लिखेंगे R12। इसी तमाम चीज़ को मैंने यहाँ पर आपके पास डिस्क्राइब कर दिया है, जिसमें F21 फोर्स है जो कि Q2 के ऊपर लग रही है बाय Q1, एंड F12 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। सिमिलरली मैंने पोजीशन वेक्टर को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जिसमें R21 इज़ द यूनिट वेक्टर directed from Q1 to Q2, and R12 is the unit vector directed from Q2 to Q1। ठीक है जी। इसको यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, एंड दैट शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। ठीक है, तो इसको देखिए अब इसी के थ्रू जो है वो हम अपना कूलम्स लॉ को जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं। सो कूलम्स लॉ इज़ बेसिकली F force of attraction or repulsion is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। सो अगर आप F21 लिखना चाह रहे हैं कूलम्स फॉर्म में, तो F21 इज सिंपली इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म, तो इसके ऊपर एरो जो है वो ज़रूर आएगा।
तो ये आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। और आपको पता है कि एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखना ज़रूरी है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो है, जो डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पर भी लिखते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू R21। सिमिलरली अगर आपने F12 के लिए कूलम्स फोर्स लिखनी है और उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन भी ऊपर वाली इक्वेशन से बिल्कुल सिमिलर होगी, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन इसके यूनिट वेक्टर के नोटेशंस जो हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये F12 है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर इज़ R12। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और अगर हम इसका रिजल्ट देखें कि आपके पास यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, दूसरी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई एग्जांपल हो, सो F21 इज नॉट इक्वल टू F12, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल है तो वो कैसे इक्वल है कि ये इक्वल है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने समझी है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। सो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रह गई है, विच इज़ द परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझ सकें। अगेन मैं आखिर में यही कहूँगा, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।